डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर के वीडियो में। एज यू नो कि ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज है हर संडे को आती है और इसमें जो प्रीवियस वीक होता है उसके रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन इंक्लूड हैं दैट इज़ 26 सितंबर के बाद अप टू 3 या फिर आप कह सकते हो 2 अक्टूबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ डिसाइड टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज ऑन द सितंबर 26, 2021। मतलब ये महान काम किया है स्विट्जरलैंड ने। और ऐसा नहीं कि केवल स्विट्जरलैंड ने अलाउ किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इसको लेके इंक्लूडिंग टोटल 30 कंट्री हैं जो अलाउ करती हैं कि आप सेम सेक्स मैरिज कर सकते हो। मतलब दुनिया में अब सब कुछ हो गया है, बस यही करना बाकी था, अब हम वही कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि धीरे धीरे हम अपने पास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले देख लो आप, हम नंगा घूमते थे, मतलब इंसान नंगा घूमता था। धीरे धीरे कपड़ा बनाया इंसान तन ढकने के लिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, कपड़ा उतर रहा है, छोटा होता जा रहा है, कुछ दिन में लग रहा है कि फिर से नंगा हो जाएगा। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि ओस्ट्रा ओपन में किसने, मतलब किस इंडियन ने अपने चाइनीज पार्टनर सोई झांग के साथ मिलके डबल फाइनल जीता है। तो यहाँ पे हैं सानिया मिर्जा जी। अब आप कहोगे कि इस टाइप के यार जो मैचेज हैं ये चलते रहते हैं पूरी दुनिया में, कहीं पे कोई ओपन चल रहा है, कहीं पे कोई ओपन चल रहा है, कितना पैसा मिलता है ये खेलने के बाद अगर जीतते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइज मनी था दैट इज़ 4 to 5 करोड़ के बीच। तो बहुत पैसा मिलता है भाई, ये लोग खेल खेल के बहुत पैसा बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर द सीनियर सिटीजन। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, दैट इज़ 14567। आपने देखे होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस टाइप की जो एट्रोसिटी होती है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनको मारा पीटा जाता है, टाइम से खाना पीना नहीं दिया जाता है और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वो भी उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं। तो एक तरह से ये कॉमन नंबर है जहाँ पे हर तरीके का असेसमेंट इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे ये इनके पेंशन से रिलेटेड हो इशू हो या फिर इनके इमोशनल सपोर्ट इनको दिया जाएगा, कोई इनको अब्यूज़ करता है, आइसोलेट करता है तो उसकी शिकायत, सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है, होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी सेंसिटिविटी डेवलप होना चाहिए कि भैया हम भी बूढ़े होंगे, कहाँ ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2021 हाउ मेनी साइंटिस्ट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द शांति स्वरूपम भटनागर प्राइज। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली किसी न किसी वे में ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो 11 हमारे साइंटिस्ट हैं उनको ये प्राइज़ दिया जा रहा है। किस फील्ड में ये प्राइज़ दिया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो शांति स्वरूपम भटनागर प्राइज़ है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो पूछ लेगा आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, साइंस, टेक, कल्चर, साहित्य, किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसको देता कौन है। तो इसको देता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस फील्ड में ये दिया जाता है। तो यहाँ पे मेंशन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स, इन सारे फील्ड्स में ये दिया जाता है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI का नाम आप लोगों ने शॉर्ट में सुना होगा। द कंट्री लार्जेस्ट प्रीमियम न्यूज एजेंसी कहा जाता है कि अनबायस्ड न्यूज ये देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक तरह की ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे देश के जो प्रीमियम न्यूज़पेपर्स हैं उन सब ने मिलके इसको बनाया हुआ है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ बी, अवीक सरकार को फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल इन हर बुक माई लाइफ इज़ फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। सारी चीज़ें तो ये हैं बेसिकली इंदिरा नूई। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा होगा तो बहुत जगह इनकी न्यूज़ आ रही थी, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो बुक है ये पब्लिश हुई है और इसमें पूरी डिटेल है, इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है, अपने बिजनेस के बारे में। आप सभी को पता है कि ये CEO रह चुकी हैं पेप्सिको की, मतलब एक बिजनेस लेडी हैं और जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेडीज़ होती हैं हमेशा उसमें इनका नाम रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, अब ध्यान रखना। चूँकि इंडियन नेटिव की हैं इसलिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हालाँकि इनके पास जो सिटीजनशिप है वो USA की है।
Which organization has released the report title Climate Indicator and the Sustainable Development Demonstrating and the Interconnections? इसको रिलीज करता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको हम। इससे पहले वाले में मैंने डिस्कस किया था कि जो UN है उन्होंने बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल रखा है जिसमें कुछ 17 पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन्होंने उसकी रिपोर्ट पब्लिश किया है और इन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें कंसर्नेबल हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए और आपस में कोऑपरेशन बढ़ा के किसी तरीके से सारी चीज़ें कम करना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो ओशियन है उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, जो सी वाटर लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरीके की बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। अगर दुनिया के देश आपस में कोऑपरेट करके इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके इनको कैसे मिनिमाइज करें ये सब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल ब्लंडर होगा। तो खैर ये रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं, लेट्स सी कि दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च्ड बाई, किसने लॉन्च किया? PM मोदी जी ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये बेसिकली है क्या? इसमें आपको एक यूनिक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। मतलब हमारे देश में जितने सिटीजन है ना सबको एक यूनिक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। मतलब एक तरह का आप कह सकते हो डिजिटल कार्ड दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सरकार आपका फ्री में इलाज करवाने जा रही है। सरकार का यहाँ पे टारगेट ये है कि आप जो इलाज करवाते हो, आपको जो बीमारी है, अगर उसका हम एक रिकॉर्ड रखें अपने पास तो इन फ्यूचर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कोविड का प्रॉब्लम आया, अब यहाँ पे मेडिसिन आ गई, अब हमारे पास कोई डाटा नहीं कि ये मेडिसिन हम किसको लगा सकते हैं किसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिटीजन है उनका कोई मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपका मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी? तो कौन है? आप सभी को पता होगा, एंजेलिना मार्कल जी हैं। रिसेंटली वहाँ पे जनरल इलेक्शन हुआ था और इनकी पार्टी हार गई। जब इनकी पार्टी हार गई तो इन्होंने कर दिया है रिजाइन। तो आप कहोगे कि अब किसकी पार्टी आ गई है? तो अब जो पार्टी आई है दैट इज कॉल्ड द सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SPD। और इनकी जो पार्टी थी दैट इज सेंट्रल राइट अलायंस, जिसको ये लीड कर रही थी एंजेलिना मार्कल। खैर वो हार गई हैं। जब हार गई हैं तो उन्होंने कर दिया है रिजाइन। बहुत लंबे टाइम तक ये रही हैं चांसलर जर्मनी की। आप मुझे लगता है कि जब से आप लोगों ने होश संभाला होगा तब से इन्हीं को देख रहे होंगे। 16 ईयर हो गए हैं अराउंड इनको चांसलर बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम कॉल्ड जन केयर ऑन September 28? किसने लॉन्च किया है? तो दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप हो रहे हैं, स्पेशली जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप डिजिटल से रिलेटेड हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, लाइक डिजिटल हेल्थ कह लो आप, बिग डाटा कह लो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस टाइप की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जो इंडस्ट्री 4.0 में यूज़ हो रही हैं, इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करेगी और आपको कैसे बूस्ट किया जा सकता है, आपको कैसे सपोर्ट दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति सुरेखा वेनम हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ये है आपका ऑप्शन सी, आर्चरी से रिलेटेड है। आर्चरी गेम का नाम तो आपको पता ही होगा, धनुष और तीर यार, बो एंड एरो। बेसिकली धनुष तीर बचपन में आप चलाया करते थे खुद ही बना के, उसी से रिलेटेड है कि आपको निशाना लगाना होता है इसमें। तो इस समय चल रहा है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक चीज़ तो ये नाम याद रखना और इनका मेडल याद रखना। दूसरा यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारी वुमेन टीम है ना, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है और इस टीम में 3 लोग थे, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशाना लगाया जाता है, आप लोगों ने ओलंपिक में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइओम एंड मटक विच वेयर सीन इन न्यूज रिसेंटली आर कम्युनिटी डिमांडिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन विच स्टेट? कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके असम से। और हमारे देश में रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स बहुत पैरेलल हैं, साथ साथ चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं मैटर कुछ न कुछ आता रहता है। तो बेसिकली इन्होंने डिमांड किया है कि हमको शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। और रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हेमंत बिश्व शर्मा, इन्होंने
मान लिया है कि ठीक है आपको एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया है बेसिकली इस कम्युनिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टूरिज्म ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो नाम है उसका देखो मेरी दिल्ली। नाम होना चाहिए था देखो अपनी दिल्ली, नहीं तो थोड़ा अपनापन वाला फीलिंग आता, मगर क्यों करेंगे भैया। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि दिल्ली में हुए हैं कुछ चेंज जो हमने किए हैं, आप उसको देखो। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा कि दिल्ली के जो जितने टूरिज्म प्लेस हैं ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, और ये डिटेल्स होनी भी चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, आपको नहीं पता कि यार यहाँ पे घूमने लायक कौन कौन सी चीज़ है, कितना दूर है, वहाँ पे जाने के बाद क्या मिलेगा, कैसे जा सकते हैं। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे आपको मिल जाती है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। कोई गया है दिल्ली, देख लेगा अरे पास में ही है मेरे, घूमने चला जाता हूँ, आराम से तो घूमने चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द निर्भया एक पहल प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली मत समझ लेना। ये बेसिकली है मिशन शक्ति फेज 3। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति में जो हमारी वुमन है उनकी सेफ्टी इंश्योर किया जाता है, उनको मतलब एक तरह से रिस्पेक्टफुल और सेल्फ रिलायंस बनाया जाता है कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि कुछ 75,000 वुमन को लोन प्रोवाइड कराएगी लो इंटरेस्ट पे कि आप अपना काम करो, बिजनेस स्टार्ट करो। ये फेज आप देख ही रहे, फेज 3 है, ये 31 दिसंबर 2021 तक खत्म हो जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी 2 फेज खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका लाल पल्मा आइलैंड विच रिसेंटली विटनेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच नेशन। ये है आपका स्पेन। आपको पता है जो यूरोपियन कंट्री हैं पहले उनका राज चलता था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो आइलैंड्स हैं उनको कब्जा करके स्टिल रखा हुआ है, छोड़ते नहीं हैं ये। खैर ये आप देख पाओगे, ये वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हुआ। इससे पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, कुदरत अपना रंग दिखाएगी अगर हम अपना रंग नहीं बदलते। मतलब इंसान अपना रंग नहीं बदलेगा तो फिर कुदरत अपना रंग दिखाएगी। देखो ऐसा लग रहा है जैसे आग लगाया गया। इसको देखो आप, यहाँ पे देखो किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, और जितने भी हाउस इसके अंडर में आ रहे हैं, मतलब एक तरह से कह लो ये हाउस अरेस्ट कर दे रहा है सबको। तो ये हालत हो गई है और ये होता रहेगा। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह तूफान, फ्लड, इस टाइप की चीज़ें, वॉल्केनिक प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, जिसका साइड इफेक्ट तो दिखने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग नेशन सेड दैट इट टेस्टेड ए हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल ऑन सितंबर 28। कौन होगा भाई? देश में, दुनिया में एक ही देश है नॉर्थ कोरिया जो इस टाइप की चीज़ें करता रहता है, सबको बताता है ढोल पीट पीट के कि मैंने अभी ये किया है, मुझसे डरो। और इसके बीच में पॉलिटिक्स भी होता है। आपको पता है कि यहाँ पे साउथ कोरिया भी है और जापान है जो बेसिकली एलआई हैं यूएसए के, और ये बेसिकली एलआई है किसका? बाय डिफॉल्ट दुश्मन क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। तो ये एलआई है चाइना का। चाइना इसको चोरी चोरी टेक्नोलॉजी देता रहता है, अदरवाइज तो ये दुनिया से आइसोलेटेड है। कहाँ से मिले इसको टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स? तो चाइना इसको देता है कि तू बेटा लॉन्च करता रह, दुनिया को डराता रह, और मैं धौस दिखाता रहूँगा साइड से कि अगर मैं चाहूँगा तभी नॉर्थ कोरिया मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा, किसी पे भी अटैक कर देगा। तो खैर इन्होंने लॉन्च किया है एक हाइपरसोनिक। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती है? मतलब ऐसी मिसाइल जिनकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होती है उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। सिंपल भाषा में कहें तो जो साउंड की स्पीड होती है ना ड्राई एयर में, उसका 5 टाइम तो हो एटलीस्ट। तो ये लॉन्च किया है। रिसेंटली रसिया ने भी किया था, रसिया ने तो 8 टाइम कर दिया साउंड के स्पीड के। तो भाई चलता रहता है, कहते हैं ना पावर रिस्पेक्ट पावर। तो भाई दुनिया लगी पड़ी है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हम भी लगे पड़े हैं, इंडिया भी लगी पड़ी है, इंडिया भी बना ही रही मिसाइल कंटिन्यूसली। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द नासा टू बी इट्स न्यू आईज इन स्काई। ये बेसिकली न्यू आईज इन स्काई बेसिकली उन्होंने, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है नासा का, उन्होंने कहा था कि हमारी आसमान में ये नई आँख है। लैंडसेट 9 नाम है इसका। काम क्या है? बेसिकली इन्होंने कहा है कि ये जो सैटेलाइट है ना, जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं पूरे अर्थ पे, हम उसको मॉनिटर करेंगे इससे कि क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज मॉनिटर करेंगे, या फिर चाइना में उगर मुस्लिम को मॉनिटर करेंगे, या फिर इंडिया में परमाणु टेस्ट मॉनिटर करेंगे, साउथ कोरिया में मिसाइल मॉनिटर करेंगे, या कुछ भी मॉनिटर करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। खैर इनका कहना तो यही है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेस। कौन है भाई? वो हैं लेविस हैमिल्टन।
इनको आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, पूरी बॉडी इनकी कवर है स्पॉन्सरशिप में। मतलब भाई इसमें भर भर के पैसा होता है, खूब पैसा मिलता है। एक एस्टिमेटेड बताऊं तो 200 करोड़ रुपीस का बजट होता है इन गेम्स का। अब आप कहोगे यार इतना पैसा मिलता है, इनको नहीं मिलता ये पैसा, ये तो बेसिकली सैलरी पे काम करते हैं। जैसे इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मर्सिडीज के साथ, इससे पहले भी मर्सिडीज के साथ था, अभी फिर से रिन्यू किया है। तो इन्होंने कुछ 7 to 8 करोड़ रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम आपका ड्राइवर बन के काम करेंगे, मतलब आपका ड्राइवर बन के रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनको बस वही मिलती है जो सैलरी होती है, बाकी जो इसके स्टैक होल्डर होते हैं उनमें वो पैसा डिवाइड होता है, तो खूब पैसा बनता है। मतलब इन शॉर्ट कह लो भाड़े के टट्टू दौड़ाते हैं ये लोग। फिर जैसे जिस घोड़ा वाली रेस आपने देखा होगा ना मूवीज में, कि बैट लगा रहे हैं कि चलो मेरा घोड़ा आगे, मेरा घोड़ा आगे, वैसे यहाँ पे होता है मेरी कार आगे, मेरी कार आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च द फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये लॉन्च किया है अमेजोन ने। इसको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, काफ़ी सारे लोगों ने गलत किया था। रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेजोन ने कहा है कि जो भी अनडिजर्व, मतलब जो डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अमेजोन बेसिकली जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएगी। कहाँ पे प्रोवाइड कराएगी? कुछ 900 जो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्कूल हैं वहीं पे दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं दिया जाएगा। और इस ईयर का इनका टारगेट है कुछ 1 लाख स्टूडेंट को इस टाइप की एजुकेशन ये प्रोवाइड कराएंगे। मतलब क्वालिटी कंप्यूटर साइंस एजुकेशन देने की ये कोशिश करेंगे। और इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो पैसा टैक्स रिबेट में चला जाता है। मतलब हर कंपनी को जो उसका कुछ प्रॉफिट होता है पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एक्सचेंज एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज विच आर न्यूज रिसेंटली आर अप्रूव्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप की चीज़ें जो एक्सचेंज वाली चीज़ें होती है उसको कौन मॉनिटर करता है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको कौन मॉनिटर करता है? उसको भी सेबी करते हैं। उसी तरीके से इन दोनों को भी कौन मॉनिटर करेगी? सेबी करेगी। तो रिसेंटली इनको अप्रूव कर दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत पहले इच्छा जाहिर किया था कि इस टाइप की चीज़ें हम करेंगे। अब है क्या ये? जैसे आप अभी इक्विटी खरीदते हो ना, शेयर मार्केटिंग करते हो ना, तो उसी तरीके से अब गोल्ड भी एक्सचेंज किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। जहाँ पे जैसे गोल्ड एक्सचेंज है ना, तो यहाँ पे गोल्ड बेचा खरीदा जाएगा, उसको भी आप खरीद बेच सकते हो। अब आप कहोगे कि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली वो कंपनी जो सोशल वेलफेयर में काम करती है। हमारे देश में भी या फिर पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनका सेकेंडरी टर्म होता है कि वो प्रॉफिट कमाएं, प्राइमरी टर्म होता है कि वो सस्टेनेबल, सोसाइटियल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके काम करें। हालांकि वो प्रॉफिट कमाती हैं बट उनका प्राइमरी टारगेट नहीं होता है कि प्रॉफिट कमाना। एक बार को प्रॉफिट को थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं बट सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो ऐसे कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाता है। तो अब गवर्नमेंट चाह रही कि ऐसी कंपनियों को प्रमोट किया जाए। तो अब ऐसी कंपनियां भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर कर लेंगी और वहां पे जो भी उनका स्टॉक है उसको बेच के पैसा अर्न कर सकते हैं। मतलब लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनवील्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन टू एलिमिनेट रेबीज बाय व्हिच ईयर। कब तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा? बेसिकली जो डॉग से रिलेटेड है डेट इज 2030। डॉग सभी के घर में होता है ना, एक पेट होता है जो घूमता उमता भी रहता है अगर कंस्ट्रेन नहीं है तो। और ये जो रेबीज होता है ना, एक तरह से एक वायरल डिजीज है जो बेसिकली जो डॉग है ना उसके सलाइवा से फैलता है। मान लीजिए डॉग आपका इन्फेक्टेड है और आप उसके टच में एक्सपोज है, उसकी सलाइवा तो मुंह खोल के ऐसे घूमता रहता है, टपकाता रहता है, तो आप एक्सपोज हो जाओगे, फिर आपको फैल जाएगा। एक तरह की फेटल डिजीज़ है ये, बहुत कम लोग इसको सस्टेन कर पाते हैं, मर जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है भाई कि अब हमारा ये प्लान है, इसको 2030 तक हम खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल डॉग से फैलता है, फॉक्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं। बेसिकली ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज रिज्यूम्ड नेगोशिएशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ नेशन। किसके साथ स्टार्ट किया है? तो रिसेंटली हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टार्ट हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए 2022 तक। लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करता है तो वहाँ पे ट्रेड डेफिजिट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हम कई सारी चीज़ सप्लाई करते हैं, उसमें सबसे ऊपर है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं वो सप्लाई करते हैं, मशीनरी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, बट इंपोर्ट भी काफ़ी कुछ करते हैं। और हमारा जो ट्रेड डेफिजिट होता है ना, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी कंट्री से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, तो हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम बनाते नहीं तो बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने आर्म्ड फोर्स एक्ट जो है इसको एक्सटेंड कर दिया है, किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है असम के साथ, वहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है। इसलिए एक्सटेंड किया गया है कि ये माना जा रहा है कि ये डिस्टर्बिंग एरिया है। आप सभी को पता है कि जो असम है अभी वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसलिए इसको किया गया। अब आपको हो गया, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो आर्म्ड फोर्स एक्ट है, स्पेशल पावर एक्ट, इसमें होता क्या है, क्या हो जाता है, आर्मी के पास ऐसा क्या चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे गैदरिंग को आर्मी बैन कर सकती है कि आप 4-5 लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ धारा लगा देते हैं पुलिस वाले 144, उसी तरीके से आर्मी भी कर सकती है। आर्मी आपको वार्निंग देके ओपन फायर कर सकती है, आर्मी आपको यहाँ पे अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। इस टाइप के पावर आ जाते हैं आर्मी के पास कि वो जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका हैज़ बैंड द इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन विच कंट्री। कहाँ से? चाइना से जो मैन्युफैक्चर होकर आ रहे थे उसको श्रीलंका ने कर दिया है बैन, क्योंकि इनको वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया मिला है। अब यार पूरी चाइना बैक्टीरिया से भरा पड़ा है, तो वहाँ से जो चीज़ें आएंगी उसमें बैक्टीरिया आ ही जाएगा, किधर से भी घूम फिर के आ जाएगा, और नहीं आएगा तो चाइना वाले उसमें डाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्या करना है, वो पूरी दुनिया को करना है उनको परेशान, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। और खैर श्रीलंका तो क्या ही बैन करेगा, अगर आप जिससे उधारी लेके खा रहे हो उसको अपने घर में आने से आप कैसे रोक सकते हो। वही हालत श्रीलंका की है। अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले फूड इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपको पता ही है क्या चल रहा है श्रीलंका में, एक तरह से ये कॉलोनी बन गई है चाइना की। खैर दिखावा के लिए बैन तो अभी के लिए कर दिया है। लूसी मिशन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। किससे रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है आपके नासा से। रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्होंने, नासा ने कहा है कि ये जो मिशन इन्होंने स्टार्ट किया है बेसिकली स्टडी करने के लिए जो जुपिटर के टॉर्जन एस्ट्रॉयड हैं उनका। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये टॉर्जन एस्ट्रॉयड होती क्या है। तो कहा जाता है कि जब हमारा प्लैनेट है ना, जब वो एग्जिस्टेंस में आया था उस टाइम पे ट्रिलियंस ऑफ जो रॉकीज होते हैं, स्टोन्स आप कह सकते हो ना, पत्थर, वो ऐसे घूम रहे थे। उसमें से बहुत सारे क्या हो गए, आपस में मिल के जैसे अर्थ बना लिए, मार्स बना लिए, बट बहुत सारे ऐसे हुए ना जो हमारा सन और जुपिटर है, इन दोनों का जो ग्रेविटेशन एरिया है उसमें फंस गया, और ये कंटिन्यूसली मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उनकी एनालिसिस के लिए बेसिकली ये लूसी मिशन स्टार्ट किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द लॉन्ग गेम हाउ चाइनीज नेगोशिएटेड विथ इंडिया। तो इस बुक के ऑथर हैं विजय गोखले जी। विजय गोखले जी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, चाइना में हमारे देश के राजदूत रहे हैं ये काफ़ी टाइम तक, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इनकी। बेसिकली इस बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से शुरू से लेके जब से चाइना से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ, या फिर आप कह सकते हो जब चाइना एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेके अब तक कैसे हम डिफरेंट स्टेज पे चाइना से नेगोशिएट किए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि बहुत बार इंडिया ने ब्लंडर किया, जो इंडियन पॉलिटिशियन है उन्होंने ब्लंडर किया है। हमारे पास एज था कि हम चाइना से बहुत अच्छी डील ले सकते थे, उसके साथ बहुत अच्छा नेगोशिएशन कर सकते थे, बट हम नहीं कर पाए। और वो स्टार्टिंग फेज में हुआ, स्टार्टिंग में जब हम भी आज़ाद हुए थे उसको 3-4 साल के पहले चाइना से वार भी हो गया, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे हमने प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं कर पाए चाइना के साथ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया, एकदम शुरू से लेके अब तक की हिस्ट्री बताया इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वीट कुकुम्बर, इसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट को दिया गया है कि भाई ठीक है ये आपका GI टैग है क्योंकि ये आपके यहाँ पे उगाया जाता है। बेसिकली ये जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, ये जियोग्राफिकल ओरिजिन जहाँ पे इनका होता है उनको GI टैग दिया जाता है। तो ये बिलोंग करते हैं आपके नागालैंड से, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द DRDO। रिसेंटली इन्होंने टेस्ट फायर किया है आकाश प्राइम का। आप सभी ने एक बार एक नाम सुना होगा कि जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको हमने जब जो चाइना का बॉर्डर है उस पर तैनात कर दिया है, जब स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान घाटी वाला। तो ये बेसिकली उसी सिस्टम का हिस्सा है आकाश प्राइम। जो आकाश मिसाइल्स वहाँ पे लगी हुई हैं उनको थोड़ा सा हम एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंटली इसको टेस्ट फायर किया गया था। 2 चीज़ें आप याद रखना, ये मीडियम रेंज मिसाइल्स होती हैं और ये सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। कैसी हैं? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। सजत मेहदी फ्रॉम विच स्टेट हैज़ रिसीव द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो ये मिला है राजस्थान। ये जो मेहदी है राजस्थान में उगाई जाती है, इसलिए राजस्थान को दिया गया है।
विच कंट्री अलाउंस द लॉन्च ऑफ फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पॉपुलोना वायरस, मतलब जिसको शॉर्ट में कहा जाता है HPV वैक्सीन गार्सिल 9, किसने किया है? इंडिया ने किया है। आपको पता है इंडिया इज ए लीडिंग कंट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी मेडिसिन हम बनाते हैं, दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम। खैर रिसर्च में भी हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। एक वर्ड है यहाँ पे कि ये बेसिकली जेंडर न्यूट्रल मेडिसिन है, मतलब आप इसको मेल फीमेल किसी को भी लगा सकते हो। अब कहोगे कि मेडिसिन में भी ऐसा होता है कि उनका भी जेंडर होता है कि ये मेल को लगाना है फीमेल को लगाना है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, सारी मेडिसिन में नहीं बट बहुत बार ऐसा होता है कुछ सेंसिटिव केसेज में, क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्च हैं ये शो करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है फीमेल की या मेल की जो बॉडी है ना वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, इसलिए बहुत बार इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब ट्रायल चलता है तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। अब आप कहोगे कि ये HPV है क्या? तो बेसिकली ये एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो ये बीमारी काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत सारे देशों में फैली हुई है और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं। तो अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। ये दवा का नाम है, ध्यान रखना आप, गार्सिल 9 पूछा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसको लॉन्च किया है तो दैट इज MSD फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिलीज हिज न्यू नोबल टाइटल 400 डेज? तो ये लिखा है चेतन भगत जी ने। चेतन भगत जी राइटर हैं, सोशल राइटर इनको नहीं कह सकते, ये मिर्च मसाला लगा के लिखते हैं, बेसिकली एक कॉमर्शियल राइटर हैं ये। इनके नोवेल पे मूवीज भी बन चुकी है, 3 इडियट का नाम आप सभी को पता होगा। इन्होंने बेसिकली 400 डेज के बारे में कहा है, भाई मैंने लॉकडाउन में शांति के साथ बैठ के, जब कोई काम नहीं था, शांति के साथ बैठ के मतलब अकेले बिना किसी डिस्टर्बेंस के, शांति नाम नहीं है यहाँ पे, तो अकेले बैठ के मैंने लिखा है। तो इनका कहना है कि ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी नोवेल शायद हो, और इसमें वही मिर्च मसाला वाली चीज़ें कि ह्यूमन रिलेशनशिप, लव, फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो खरीद के पढ़ सकते हो। बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।